तो चुनाव के दौरान वादे हर पार्टी करती है। आजकल गारंटियों का जोर है। मतदाताओं को लुभाने के लिए, वोट पाने के लिए कई गारंटियां दी जाती हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद गारंटियों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। बजट इसकी इजाजत नहीं देता, वादे अधूरे रह जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी को लेकर अपनी पार्टी को नसीहत दी। कहा, गारंटी उतनी दें जिन्हें पूरा किया जा सके। खड़गे के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनके वादे झूठे होते हैं। खुद पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा है, कहा है कि कांग्रेस जान गई है कि झूठे वादे करना आसान, लेकिन उन वादों को लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है। एमपी में गारंटी पर महाभारत छिड़ी हुई है। चुनावी गारंटी धुआंधार, खटाखट से बंटा धार। ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. खड़गे का बयान रेवड़ी पर घमासान। कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है, कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? गारंटी पर महाभारत, नसीहत बनी आफत। खड़गे जी को ये बातें पहले तो कर्नाटक कांग्रेस को कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादे अपने जितने भी थे नहीं निभाए। फिर हिमाचल प्रदेश में जाकर सुक्खू जी को कहना चाहिए, जो सैलरीज तक नहीं बांट पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी 10 महीने पहले सरकार बनी और किसानों से, युवाओं से और हर वर्ग से जो वादे किए थे, एक भी वादा इन 10 महीनों में पूरा नहीं किया है। चुनावी गारंटियों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नसीहत पर सियासी घमासान छिड़ गया है। खड़गे ने कहा था कि गारंटी उतनी ही दे जिसकी बजट इजाजत दे। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना का उदाहरण देकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। इन राज्यों में चुनाव के वक्त की गई कांग्रेस की गारंटियों की याद दिला रही है और गारंटियों के पूरे न करने पर झूठे वादे करने का आरोप लगा रही है। खुद पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ये जान गई है कि झूठे वादे करना आसान है, लेकिन वादों को लागू करना मुश्किल या नामुमकिन। प्रधानमंत्री के वार पर खड़गे ने भी पलटवार किया। कांग्रेस की गारंटी पर एमपी में भी महाभारत छिड़ गई। बीजेपी कांग्रेस को उन गारंटियों की याद दिला रही है जो चुनाव के दौरान किए गए थे, तो कांग्रेस प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। गारंटी पर महाभारत छिड़ गई है। मध्य प्रदेश के महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो गारंटी पर सियासी जंग जारी है। बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि क्या हुआ तेरा वादा, तो कांग्रेस कह रही है गारंटी उतनी ही दो जितनी पूरी कर सको। महाडिबेट में आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं आज के बड़े सवाल। तो हमारा आज का पहला सवाल है, मुफ्त की रेवड़ी कांग्रेस पर भारी पड़ी क्या? यह बड़ा सवाल। दूसरा सवाल हमारी आज की डिबेट का, चुनावी गारंटी कितनी बड़ी चुनौती है? और तीसरा और आखिरी सवाल, खड़गे का बयान क्यों छिड़ा घमासान? तो इन तीनों सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अपने बेहद खास पैनल से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सरमन नगेली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है सरमन जी आपका। डॉक्टर राम पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राम पांडे जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। अभी तक तो विपक्षी सवाल उठाते थे, अब तो अपने ही नहीं बल्कि कहें कि आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं। आपकी सरकार से, सरकार में बैठे मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों से पूछ रहे हैं कैसे करेंगे वादा पूरा। राम पांडे जी। एक बात हम हमेशा से सुनते आए हैं जी कि मूर्खों को उपदेश देना मूर्खता है। और जो खड़गे जी जो बोल रहे हैं, तो जो देश में पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अच्छी तरह से समझते हैं क्या बोल रहे हैं जी। लेकिन जो मूर्ख हैं, जिनको कुछ समझना ही नहीं चाहिए, तो वो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। यदि मैं आप यहाँ ये कहूँ कि हम किसकी ओर इशारा कर रहे हैं सर आप? जो आपने पहली लाइन बोली है, थोड़ा जरूर हमें भी बता दें, दर्शक भी सुन रहा है आपको।
इसको तो जी। मेरा सारा, इसमें तो मूर्ख भी समझ रहे हैं और समझदार भी समझ रहे हैं, दोनों लोग समझ रहे हैं मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। यदि मैं अभी ये कहूँ कि हम पांचों को ईमानदार होना चाहिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पांचों बेईमान हैं। जी। यदि हम ये कहें कि हम पांचों को देशभक्त होना चाहिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पांचों लोग देशद्रोही हैं। यदि खड़गे जी ने ये कहा कि घोषणाएं बजट के आधार पर होना चाहिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को यदि वो कोई अच्छी बात समझा रहे हैं तो उसको सकारात्मक लेना चाहिए। और जहां तक कि हम ये कहें झूठी घोषणा, झूठे वादे, ये कौन करता है? ये तो बीजेपी करती है। जो हम कहें कि जो झूठ का जो टैग है वो बीजेपी के ऊपर चिपक चुका है, झूठी घोषणाओं का जो टैग है बीजेपी से रिएक्शन जरूर लूंगा। राम पांडे जी, एक छोटी सी जानकारी और साथ में ऐड करता चलूं, क्या आप थोड़ा सा इस पर भी क्लियर करिएगा, क्या कर्नाटक सरकार 5,000 करोड़ और विश्व बैंक से नहीं मांग रही है? क्या मध्य प्रदेश का सरकार 100 करोड़ रुपए प्रतिदिन नहीं मांग रही है? क्या देश की सरकार पर 1.5 लाख करोड़ का कर्जा पिछले 10 साल में नहीं लिया है? क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट नहीं हो गई है? क्या जो पूरा राज्य सरकारों का जो पैसा है वो केवल बिहार और आंध्र प्रदेश को नहीं दिया जा रहा है? आंध्र प्रदेश और बिहार की सरकार, वहां के नेता केंद्र सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जीएसटी का पैसा कर्नाटक नहीं पहुंच रहा है। जीएसटी का जो चलिए ये आरोप भी आपने लगा दिया, जीएसटी का पैसा कर्नाटक को उनके हिस्से के हिसाब से नहीं मिल रहा है। लौटूंगा आपके पास और हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी हैं। वंदना जी, आप सुन रही होंगी राम पांडे जी को, कह रहे हैं शायद समझना नहीं चाह रहे कुछ मूर्ख लोग। नमस्कार प्रशांत जी, आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए प्रशांत जी, किसी के मूर्ख बोल देने से अगर कोई मूर्ख हो जाता तो क्या बात थी, और किसी के कुछ कह देने से अगर कुछ हो जाता तो क्या बात थी। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इतनी गारंटियां ले लेती है जिन्हें वो खुद ही नहीं निभा पाती, और झूठे वादे करके चुनाव में उतरना गलत है। जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की नसीहत दे रहा है तो अब इसके बाद और क्या रह जाता है, आप बताइए प्रशांत जी। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहा है कि जो भी वादे हम करते हैं वो उतने करने चाहिए जितने हम पूरे कर सके। अगर ये बातें अगर हम इसे एक ब्रॉडर विजन में देखें तो प्रशांत जी, हालांकि वंदना जी ये बातें दोनों बड़े सियासी दलों पे लागू होती हैं। वादे उतने ही करिए जितने पूरे कर पाए आप। देखिए आपने क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जेपी नड्डा जी के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनी? उन्होंने हमेशा यही कहा, हमेशा कार्यकर्ताओं को यही बोला कि देखिए कार्यकर्ता भाव से कार्य करिए, मद में मत आइए कि आप सरकार में आ गए हैं, अब हमारी पार्टी का शासन है। हमेशा वो यही कहते आए हैं कि हम एक कार्यकर्ता है और हमें कार्यकर्ता की भांति कार्य करना है और सदैव जनता की सेवा करना है। मैं तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी बड़े सम्मान के साथ ये बात कहना चाहूंगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कम से कम सत्य स्वीकारा। उन्होंने ये बात मानी कि जो भी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो भी गारंटीज ली उन्होंने पूरा नहीं किया, और जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार बनी है वहां पे वो गारंटीज पूरे करने में विफल रही है। ठीक है, चलिए इसमें एक छोटा रिएक्शन राम पांडे जी, फिर मैं आलोक वत्स जी के पास जाऊंगा और मेहमान है हमारे साथ। जी जल्दी राम पांडे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नड्डा जी का तो कार्यकाल करीब 10 महीने पहले समाप्त हो चुका है। ये 18-25-50 करोड़ लोगों की पार्टी है, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कोई है ही नहीं है। ये झूठ बोलते हैं कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 10 महीने पहले हो चुका है। कोई इनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई अहमियत भी नहीं होती है। अमित शाह उनको हाथ पकड़कर कहीं भी फेंक देते हैं। बात चल रही है झूठ की, घोषणाओं की। सबसे बड़ा यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यदि कोई झूठ है तो 15 प्रियंका वाड्रा अमित शाह उनको फेंक देते हैं जब चाहे नड्डा जी की बेइज्जती कर देते हैं। चर्चा मत बढ़ाइए आगे कि किसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या हैसियत है। दोनों तरफ तो बहुत सारे तर्क आ जाएंगे। मैं चर्चा को थोड़ा सा फिर डाइवर्ट करूंगा। आलोक वत्स जी, तो बातें हो रही हैं कि भाई वादा उतने करिए जितने आप पूरे कर सकें। बहुत सारे उदाहरण अभी तक सामने आ चुके हैं। हिमाचल का उदाहरण है, तेलंगाना का उदाहरण आ चुका, और हाल की जो चर्चा वो कर्नाटक को लेकर है। देखिए प्रशांत जी, अगर सच कहूं तो इस हमाम में सब नंगे हैं जी।
जिस बात के लिए सरकार बनाई जाती है उससे सभी लोग दूर चले गए हैं। सरकार व्यवस्था के लिए बनाई जाती है, सरकार शिक्षा के लिए बनाई जाती है, सरकार बिजली के लिए बनाई जाती है, सरकार स्वास्थ्य के लिए बनाई जाती है। तो इन चीजों की कोई बात नहीं करता है, लोग रेवड़ियां बांट रहे हैं और इसमें कोई भी पार्टी किसी से पीछे नहीं है। और जहां तक खड़गे जी को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने कम से कम ये तो स्वीकारा कि वही कहो जो बजट के अनुकूल हो, बजट से बाहर जाके मत कहो। इतनी सख्ती तो उन्होंने दिखाई है। अभी अगर हिमाचल की बात करें तो वहां लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, तेलंगाना में वही हाल है, कर्नाटका में जो इन्होंने कांग्रेस ने अनाउंस किया उसमें बहुत सी चीजें अभी 5 गारंटियां जी वो लागू नहीं हुई है और उनके यहां फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो गया है। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश हाल वही है, जितनी चीजें उन्होंने कही वो लागू नहीं हुई है और उसके लिए उनको फंड की कमी पड़ रही है। जो कोई भी पार्टी को लीजिए, कुछ ना कुछ नया रेवड़ी बांट देता है, जैसे लगता है कि पूरा देश भिखमंगा है, ये इन्हीं चीजों को खा पी कर, इन्हीं चीजों को लेकर ये अपनी जिंदगी यापन करेगा। तो इसको बिल्कुल बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कभी कभी टिप्पणियां की है कि ये रेवड़ियां बांटना बंद कर दो, ये फ्री की चीजें देना बंद कर दो। ये जाता किसके पॉकेट से है? हमारे आपके टैक्स को ही तो ये उस रूप में इस्तेमाल नहीं करके लोगों के जेब में दे रहे हैं। तो इसमें किसी को कहावत है ना कि अगर प्रसाद बनना है तो उसमें तुलसी का बड़ा पत्ता डालिए या छोटा पत्ता डालिए, प्रसाद बन जाता है। तो इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है, सब इस रेस में शामिल है। कोई नहीं कहता है कि हम गारंटियां नहीं देंगे, हम एक अच्छी सरकार देंगे, हमें इसलिए ठीक बात है। चलो मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। शर्मा जी थोड़ा मध्य प्रदेश के नजरिए से भी समझाइएगा। आप इलेक्शन हुए, बहुत बड़े बड़े वादे हुए थे, हालांकि वादे पूरे जरूर हो रहे हैं लेकिन पर्दे के पीछे की भी बात है, कई बार कर्ज भी ले चुके हैं। देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपने सवाल किया है, तो देखिए कर्ज लेना तो ये जो आरबीआई का जो एक्ट है उसके तहत सारे राज्य और सारा देश भी लेता है और उससे बोरो नहीं जाना चाहिए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। अब जहां तक मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपने कहा है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो मोदी जी की गारंटी थी या बीजेपी की गारंटी, उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। जैसे लाडली बहना योजना उन्होंने बंद नहीं की है, बाकी योजनाएं भी चालू की। आज ही उन्होंने गौशालाओं के लिए एक नई कोई घोषणा की है कि गौशालाओं में जो काम कर रहे हैं उनको क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे और गौशालाएं के उत्थान के लिए भी बात कही है। तो वो काम तो कर रहे हैं। देखिए जहां तक ये गारंटियां की या जो वादों की बात है या शर्मा जी बात ये आती है कि आप वादे उतने करें जितने पूरे कर पाए। आपको अपनी अर्थव्यवस्था भी देखनी है, आपको अपने खर्चे भी देखने हैं अपने प्रदेश के, आपको विकास के काम भी सरकार को चलाना है। जी मैं वही कह रहा था प्रशांत जी। देखिए जहां तक जो वादे की बात है, तो देखिए जो वादे किए जाते हैं या घोषणा पत्र किया जाता है जारी, तो वो बजट तो एक निश्चित रहता है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार का 4 लाख करोड़ का बजट है, आने वाले 5 साल में 7 लाख करोड़ का करेंगे, डॉक्टर मोहन यादव का कहना है। तो जो घोषणाएं होती है वो घोषणाओं पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है, ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है ना सरकारों का है। तो उसकी मॉनिटरिंग या ईसीआई उस पर कंट्रोल नहीं करता, तो जिसको जो मर्जी आती कर देता। मध्य प्रदेश का एक मैं संदर्भ दूं आपको कि माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और मध्य प्रदेश विधान परिषद बनाने का उन्होंने गठन की घोषणा की थी। विधान परिषद बना हुआ मध्य प्रदेश का, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हो पाया और यही बीजेपी के साथ में है। तो सारे के सारे दल जो है ना वो इसलिए घोषणा कर देते हैं अधिक। देखिए रहता तो बजट के अनुकूल है, कोई बजट कोई एकदम तो बना नहीं लेते, जो आपकी व्यवस्था है उसी के तो आपको बजट एलोकेट करना होगा। और जहां तक जो आपने खर्च की बात की है, तो मेरी जानकारी ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहता है कि खर्च कहां करना है, खर्च क्या करना है, इस पर फोकस करना चाहिए सरकार को। और साथ में सरकार को सेविंग पर भी ध्यान देना चाहिए जो सरकारें नहीं देती हैं। ठीक बात है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। राम पांडे जी, दो बातें। एक तो ये कि 5 गारंटियां कर्नाटक की थी, ठीक है, कर्नाटक एक संदर्भ हो सकता है, हमारे लिए उदाहरण हो सकता है। खटाखट अंदाज में साल भर में महिलाओं को भी 1 लाख रुपए देने का वादा आप लोगों ने कर दिया था। सवाल ये कि उसके पीछे की कोई तैयारी क्या थी? दूसरा, आलोक वत्स जी कह रहे हैं भाई आप जो कुछ भी बांट रहे हैं वो हमारे आपके टैक्स से ही बांट रहे हैं, बजाय वो टैक्स विकास के कामों में खर्च होना चाहिए, लोगों के अकाउंट में जा रहा है। तो जिनको बांट रहे हैं क्या वो टैक्स नहीं देते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिनको हम बांट रहे हैं और वो लोग टैक्स नहीं देते? अब तो दूध दही पर भी टैक्स लग गया। टैक्स देते हैं सरकार चलाने के लिए,
सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, अब पर्सनल खाने पीने के लिए और जेब में रखने के लिए नहीं। जी जी, जो जिनको बांटा जा रहा है वो भी टैक्स देते हैं, दूध पर टैक्स देते हैं, दही पर टैक्स देते हैं। ऐसा कोई सामान नहीं है जिस पर वो लोग टैक्स ना देते हैं। टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं। वो मैं मानता हूं। जैसे अभी शिवाजी की मूर्ति का मोदी जी ने उद्घाटन किया था। शिवाजी की मूर्ति जिनको भगवान मानते हैं वही टूट गई। महाकाल भगवान की मूर्तियां टूट गई। गुजरात में मोरबी पुल बह गया। तो जो बीजेपी है, जितने भी भ्रष्टाचार में पैसा अपनी जेब में डालना चाह रही है, ये विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए। राम पांडे जी, लगता है कि वाकई अगर कहीं गलत हुआ है तो अधिकार की जिम्मेदारी है विपक्ष की। जी, अब मेरी बात सुन लीजिए। कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, सब जगह हमारी घोषणाएं पूरी हो रही हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने कहा था कर्ज माफी होगी, हमने पूरी की, लेकिन दिखाया क्या गया कि कर्ज माफी पूरी नहीं हुई। और वो किसने किया था? वो डॉक्यूमेंट्स किसने दिखाए थे? सुरेश पचौरी जी ने भारतीय जनता पार्टी को दिखाए थे कि मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी हो चुकी है, और वो सुरेश पचौरी जी आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो कांग्रेस के बारे में चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, टोटल यहाँ सफेद झूठ बोला जा रहा है। क्या लाडली बहना को 3,000 मिल रहे हैं? क्या 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जा रहा है? क्या 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी जा रही है? वो सीखो कमाओ योजना जो चाहिए आपका के पहले वो कहां गई? मैं ग्वालियर से बोल रहा हूं, अटल एक्सप्रेस वे का काम शुरू नहीं हुआ। भिंड में शिवराज ने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था, एक ईंट नहीं लगी। मुरैना में शिवराज ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, एक ईंट नहीं लगी। ग्वालियर में रोपवे का शिवराज जी ने शिलान्यास किया, एक रोपवे नहीं लगी। कितना झूठ बोलेंगे? और मोदी जी तो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेते, क्योंकि आप उनके सारे झूठ सामने रख देंगे। यदि कोई हमारी दुनिया में यदि कोई झूठा आदमी है तो वो नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं। और जो झूठा आदमी होता है वही प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गेहूं कब खरीदा जाएगा? प्रशांत जी, सबसे पहले तो राम पांडे जी, आपको एक नसीहत कि देश के प्रधानमंत्री जी को आप थोड़ा सा अगर सम्मान दे देंगे तो उससे जनता के बीच में आपका प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। वो प्रधानमंत्री को मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, आपके प्रधानमंत्री नहीं है, नहीं दे पाएगी। कृपया बोलता उसको राम पांडे जी, दूसरों को बोलने का मौका दिया करिए। आप सुनने की भी आदत डालिए। ऐसे तो हम प्रधानमंत्री नहीं मानते। आप नाक रगड़ने जाते हो उसको हम प्रधानमंत्री नहीं मानते। राहुल गांधी जी नाक रगड़ने जाते हो उसको प्रधानमंत्री नहीं मानते। पाकिस्तान जो बुलाए जाते हैं उनको हम प्रधानमंत्री नहीं मानते। जो 15 लाख नहीं मानते, 2 करोड़ रोजगार नहीं देता है उनको प्रधानमंत्री नहीं मानते। जो नोटबंदी से देश को बर्बाद करता है उसको प्रधानमंत्री नहीं मानते। जो 28% GST लगाता है उसको हम प्रधानमंत्री नहीं मानते। प्रधानमंत्री होना चाहिए ईमानदार, सच बोलने वाला। आपके चिल्लाने से सर देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। जी झूठ बोलते किसी पार्टी के नहीं है सर। राम पांडे जी, प्रधानमंत्री राम पांडे जी, देश का दुर्भाग्य, ये देश का अपमान है। इस लाइन को समझिए ना, इस बात को समझिए ना। लाइन सच बोलते हैं जी, उनके कारण पूरे दुनिया में देश की बेइज्जती होती है कि भारत का प्रधानमंत्री झूठा है। राम पांडे जी, आप गलत बोल रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, सारे भारतवासियों के प्रधानमंत्री हैं। आप इस तरीके का प्रधानमंत्री के ऊपर आक्षेप नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, आलोक जी हम लोग फिर अपने मसले पर आ जाते हैं। दरअसल क्या जो कई पड़ोसी मुल्क दिवालिया हो गए, क्या हमें उनसे सीख लेने की जरूरत नहीं है? आप बड़े बड़े वादे कर दें, आप राज्यों को यहाँ दिवालिया कर दें, ऐसे हालात उदाहरण हमारे सामने, श्रीलंका हमारे सामने, बेलारूस हमारे सामने, सीख लेने की दरकार नहीं है क्या? पाकिस्तान हमारे सामने है। बिल्कुल। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो ये कि राम पांडे जी से और कांग्रेस पार्टी से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। आज जनता हमें देख रही है, बच्चे हमें सुन रहे हैं। इस प्रकार का उदाहरण अगर हम उनके सामने पेश करेंगे तो राजनीतिक व्यवस्था होने के नाते जनता हमारी बातों को फॉलो करती है, तो ये हमारा ठीक है। राम पांडे जी, मैं आऊंगा आपके पास। आलोक जी, वाकई केवल वादे कर देना क्या पूरी बात होगी? राहुल गांधी आए थे, कह रहे थे खटाखट 1 लाख आएगा साल में महिलाओं की। उसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी है या फिर उसका जो कैलकुलेशन है, शायद लगता है कि यह नहीं होगा।
नहीं, वो कैलकुलेशन करते तो कभी वो ऐसी बात बोल ही नहीं सकते थे कि जितनी बड़ी बजट उसके लिए चाहिए वो उस बजट का 3/4 पूरे देश का 3/4 बजट खा रहा है। वो बिल्कुल गलत बयान था और वो बयान कभी वो पूरा नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात, जो अभी राम पांडे जी का दूसरे को भी बोलने दीजिए प्लीज। ये सिर्फ आप ही का मंच या आप ही का डिबेट नहीं है, हम लोग को डिबेट में बुलाया गया है। पांडे जी, आप दूसरे की बात भी सुनने का धैर्य रखिए। आप इस तरीके से लगातार बोले जा रहे हैं, इससे कांग्रेस का शासन नहीं आ जाएगा, आपके प्रधानमंत्री नहीं नियुक्त हो जाएंगे। आप दूसरे की बात को सुनिए। आपने वंदना जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता को नहीं बोलने दिया, आप दूसरे को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अरे तो आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनर्गल बातें नहीं कर सकते। इसको देश के लोग नहीं ठेकारेंगे किसी हालत में। आप थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए। प्रधानमंत्री है वो, कोई छोटे प्रधानमंत्री नहीं है, वो कोई परिवारवाद से पैदा हुआ नेता नहीं है। उन्होंने नीचे से मेहनत करी और आप इस तरीके का भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए नहीं कर सकते हैं। उन्होंने देश को सरमन नगेली जी से आखिरी कमेंट दूंगा, माफी चाहूंगा राम पांडे जी, आलोक वत्स जी, माफी चाहूंगा सरमन जी। क्या वाकई कैलकुलेशन करने की दरकार नहीं? अगर आप चुनाव में जा रहे हैं, जो वायदे करें पहले विचार जरूर करें, कम शब्दों में। देखिए प्रशांत जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने जो उनका संविधान है कि संविधान के तहत जो चुनाव होते हैं उसमें वो बदलाव करें, और जो इस तरह की बातें आती हैं उस पर वो मॉनिटरिंग करने के लिए, वॉच करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए काम करें। और ये विषय आपने बहुत अच्छा रखा है। मेरा ये मानना है कि राजनीतिक दल सभी के सभी लोग इस तरह की बातें करते हैं, जितनी उनकी सीमाएं नहीं रहती उससे अधिक वो घोषणाएं कर देते हैं। इलेक्शन में वाकई ये जरूर समझना होगा कि प्रीवीज या फिर वोट, या माफ कीजिएगा, वोट लेने के लिए कहां वोट से सौदा किया जा रहा है सियासी दलों के जरिए। माफी चाहूंगा, चर्चा को यहीं खत्म करेंगे क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाडिबेट में आज के लिए बस इतना ही।